हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं निखिल पांडे आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो हम आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें बता रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग इंग्लिश का पेपर देखे होंगे और हमारी वीडियोज़ को देखे होंगे तो आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों। तो अब आपका समय हालांकि बहुत कम बचा है। कल ही आपका सोशल साइंस का पेपर है। इसके लिए मैंने आपको आज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से जितने भी महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो आप इस वीडियो को ज़रा भी मिस ना करते हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हों। तो चलिए समय ना लेते हुए ज़्यादा हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास की। तो कक्षा 10 इतिहास के पाठ्य पुस्तक से सम्मिलित महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चंस हैं क्या। आप क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यानी पहला प्रश्न है आपका कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थीं। तो निरंकुशवाद का मतलब ये है। अगर आपको हमारी वीडियो लग रही है कि मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड फास्ट करके भी इसको देख सकते हैं। ये हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो वो है दोस्तों आपका कि जनमत संग्रह क्या है। क्या जनमत संग्रह क्या है? तो उत्तर इसका क्या होगा कि जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। दोस्तों, ये सारे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इंग्लिश का पेपर दिया होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस फंसे थे। तो इस बार भी आप भरोसा करके जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि आपका क्या है कि उदारवाद क्या है। क्या उदारवाद क्या है? तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि उदारवाद, जिसको लिबरलिज्म बोला जाता है, शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किसका हिंदी रूपांतरण है? लिबरलिज्म। ठीक, लिबरलिज्म का शब्द लैटिन भाषा की लीबर पर आधारित है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। यानी कि लीबर का अर्थ क्या होता है? तो उसका मतलब स्वतंत्रता। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो ये उदारवाद था। 3 क्वेश्चन हो गए आपके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपका कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। और जो जर्मेनिया वो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि वे जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अठारह ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेस्सिनी ने की थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ? तो इटली का राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य 20 सितंबर 1817 को पूरा हुआ। 1870 को, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है। रॉलेट एक्ट क्या था? तो 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना संख्या के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, वो रॉलेट एक्ट था। ऐसा अंग्रेजों के ज़माने में होता था क्योंकि 1919 वही जब द्वितीय युद्ध प्रथम खत्म हुआ था उसके बाद। अगला क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछता है कि हिंद स्वराज का जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी ने लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसकी कोई एक शर्त बताइए। यानी गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ तो उसका एक शर्त बताना और ये बताना है कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931। देखिए, आपको डेट याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेट याद रहेगा तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया
कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। तो ये गांधी रूल समझौता था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न, 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की कोई एक विशेषता लिखिए। जो 1859 का आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, क्या इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, उसका कोई एक विशेषता बताना है। तो बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, ये विशेषता थी। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया? पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1931 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया गया। यानी कि इसको आप मान सकते हैं कि 1 जनवरी 1930, ठीक है, फिर 31 दिसंबर 1929। अगला प्रश्न, स्थिर विनिमय दर प्रणाली से क्या तात्पर्य है? कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होता है? तो जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? तो किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? आयात शुल्क कहलाता है। यह जो कर है या शुल्क उस जगह लिया जाता था जिस जगह से वह चीज़ देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। अगला प्रश्न, रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? और ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी क्या है? महत्वपूर्ण है कि रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। तो एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के विशाल भागों की परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से माफ कीजिएगा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलता था। यह मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुका था और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। इस मार्ग से अधिकांशतः रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपीय व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि हो गया था, यानी काफ़ी लोगों में जुड़ाव आ गया था एक दूसरे के प्रति। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री के 4 और क्वेश्चन को देखते हुए फिर इकोनॉमिक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कि भारत में पहली कपड़ा तथा जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली कपड़ा तथा जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में 1854 में लगी। भारत की पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के सिरसा में खुली। तो ये 2 डेट आपको याद करने जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में आरंभ हुई। ठीक। अगला है कि भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वॉट ने किया। किसने किया? जेम्स वॉट ने भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। अगला और आखिरी प्रश्न पूरे इतिहास की किताब से आपका है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या तात्पर्य है? तो 16वीं सदी के यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। तो इस प्रकार आपके 20 प्रश्न समाप्त हो गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सिविक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है? भूगोल से है। पहला क्या है क्वेश्चन, कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। यह बहुत अधिक उपजाऊ तथा गहन कृषि योग्य होती है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? तो भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, जल मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि चादर अपरदन किसे कहते हैं? तो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपरदन कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। तो वन मृदा की 2 विशेषताएं निम्न है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। अगला प्रश्न है
जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी, ये सारी चीज़ें। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और ये है दोस्तों कि भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1952 में। वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव बताइए। तो ये है दोस्तों आपका सूखा और बाढ़। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1973 में शुरू किए प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किससे है, तो बाघों के संरक्षण से। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो वर्ष 1988 में की गई। फिर भारत का कौन सा राज्य है जहां छत वर्षा जल संग्रह ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है, तो तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अगला प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है और किस नदी पर बना है, तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना है। भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें कौन कौन सी है, तो भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। कर्तन धान कृषि या स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखें, किसान जमीन के पेड़ पौधे साफ करके फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। अगला प्रश्न है, रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं बताइए, तो रोपड़ कृषि की 2 विशेषता निम्न है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, गहन कृषि की 2 विशेषताएं बताइए, तो गहन कृषि की 2 विशेषताएं निम्न है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है, तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। खेतड़ी कहाँ स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी राजस्थान में स्थित है और ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैग्नीज गैस का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो लोहा, इस्पात तथा मिश्र धातु बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों, रंग रोगन तथा बैटरी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के प्रमुख मोटर गाड़ी उत्पादक केंद्रों के नाम बताइए, तो भारत के प्रमुख मोटर गाड़ी उत्पादक केंद्र में दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, जमशेदपुर तथा हैदराबाद के आसपास स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला जूट आयोग कब और कहाँ स्थापित हुआ, तो पहला पटर्सन उद्योग कोलकाता के निकट ऋषा में 1859 लगाया गया। भारत में लोहा इस्पात पूर्ण संभाव्य के अनुसार विकसित नहीं हो पाया है, क्या कारण है, तो भारत में लोहा इस्पात पूर्ण संभाव्य के अनुसार विकसित न होने के कारण, और वो है दोस्तों उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सामग्री उपलब्धता, दूसरा कम श्रमिक उत्पादकता, तीसरा ऊर्जा की अधिनियमित पूर्ति तथा चौथा अविकसित आधारित संरचना। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर इस्पात नगरी के नाम जाना जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको है जमशेदपुर। ठीक, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत क्या प्रस्ताव है, तो इस सड़क परियोजना के तहत देश के प्रत्येक गांव के प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का कि जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं, जनसंचार के साधनों में रेडियो, दूरदर्शन, डाक तार, इंटरनेट, चलचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, मोबाइल आदि प्रमुख हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सिविक्स में चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, तो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला प्रश्न, मानवीय विकास सूचकांक 2018 में भारत का क्रमांक कौन सा है, तो मानवीय विकास सूचकांक इसको बोलते हैं HDI में भारत का क्रमांक 13वां है। अगला प्रश्न है, धन से नहीं खरीदी जा सकने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम बताइए, तो शांति तथा स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को उद्योगों में निर्मित करके उपयोग के लायक बनाया जाता है, यह द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र के 2 उदाहरण दीजिए, तो बस का निर्माण तथा मेज का निर्माण। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, औपचारिक ऋण से क्या तात्पर्य है, तो औपचारिक व्यापारिक बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
अगला प्रश्न है कि बैंक को किन दो कार्यों का उल्लेख करें। तो बैंक जमा स्वीकार करते हैं और बैंक ऋण देते हैं, लोन देते हैं। ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के किन्हीं दो प्रमुख साधनों का उल्लेख करें। तो सहकारी व व्यावसायिक बैंक और पेशेवर व कृषि साहूकार। अगला प्रश्न दोस्तों, उदारीकरण क्या है। तो सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। भाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्नों को देखते हैं। तो ये देखें दोस्तों, अपना क्या है प्रश्न कि भारत की दो बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम लिखे। तो टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स। अगला प्रश्न इसी प्रकार, उपभोक्ता किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपभोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। अगले लास्ट दो क्वेश्चन है कि कोपरा कानून क्या है। COPRA भी आ सकता है। तो सन 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता अधिनियम 1986 कानून बनाया गया जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। और हमारे इस वीडियो लेक्चर का और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आखिरी प्रश्न क्या है कि ISI किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है। तो ISI इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रमाणक चिन्ह है। दोस्तों यही सारे क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य बनाना कि इतनी सारी चीज़ें को अभी तो अच्छे से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपका समय नहीं बचा, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपका निखिल सर आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और ज़रूरी बातों के साथ। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।